हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 1 मार्च को यानी कल ही सुबह 9 बजे से मैराथन होगा, लाइव होगा। फरवरी 2026 का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ आपको मिल जाएगा लाइव। तो जुड़िएगा जरूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर, दोनों पर लाइव ये चलेगा। फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स एक ही साथ आपको मिल जाएगा। उसके पीडीएफ आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेंगे जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। जीडीपी के बारे में जानेंगे। उसका नया बेस ईयर लागू किया गया है, क्यों लागू किया गया है अभी। इसके अलावा जीडीपी के नए आंकड़े आ गए हैं और भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी खबरें हैं जो चर्चा करेंगे हम लोग। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया है उसमें अमेरिका भी बीच में आया है। अमेरिका ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल दिया है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। तो क्या जियो पॉलिटिक्स होती है, सब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, यानी अंग्रेजी में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए नया आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या लागू किया। आंसर क्या होगा? 2022-23 को नया आधार वर्ष लागू कर दिया गया है, उसको तय कर दिया गया है और नए डेटा जीडीपी के इसी के आधार पर ये जारी किए गए हैं। अब आपके मन में होगा कि ये आधार वर्ष आखिर होता क्या है, इसको कैसे समझें हम। उससे पहले आप समझिए कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो जीडीपी जो ना इकोनॉमी के हेल्थ को ट्रैक करने में उपयोग आने वाला सबसे कॉमन इंडिकेटर है, दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्र के लिए जीडीपी होता है और राज्य के लिए जीएसडीपी होता है। ठीक है। तो जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही या एक किसी खास अवधि में जो पैदा हुए सामान है, मतलब उत्पादन सामान हुआ, सर्विसेज, उन सब की टोटल वैल्यू को कहते हैं। और जीडीपी अगर पॉजिटिव में है, अच्छा है, जैसे 7%, 8%, 6%, तो ये माना जाता है कि ये बहुत बढ़िया है, देश में आर्थिक तरक्की हो रही है, रोजगार पैदा हो रहे हैं। अगर कम जीडीपी है, माइनस में जा रहा है, मतलब कि आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे हैं। ठीक है। तो जीडीपी के कैलकुलेशन का ये कुछ आंकड़ा है, फार्मूला है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वन। मतलब कि सी मतलब कंज्यूमर एक्सपेंसेस, मतलब हम आप जो डेली खर्च करते हैं वो हो गया। आई मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री है, वो कितना खर्च कर रही है। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारें कितनी खर्च कर रही हैं। फिर एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब सबको जोड़ दिया जाता है तो वो निकल जाता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हुआ जीडीपी। ओके। अब आपके मन में होगा कि आखिर ये अभी ये आधार वर्ष का क्या मामला है, ये क्यों किया गया है। तो देखिए, दो तरीके के जीडीपी जो है ना, उसका उसको जो मापने का तरीका दो है। एक होता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रियल जीडीपी वो किसी देश में एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तु है, सेवा है, उसका जो टोटल मूल्य है, उसको एक खास यानी बेस ईयर के जो स्थिर कीमतें हैं उससे तुलना की जाती है और इस दौरान जो महंगाई हुई है उसके असर को हटा दिया जाता है, यानी इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। इस तरीके से निकलता है ये रियल जीडीपी। और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी, जो उसको बेस ईयर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एक साल पहले या उस तिमाही, मतलब पिछले तिमाही में कितना जीडीपी रहा है उसके आधार पर तुलना करते हैं। मुझे लगता है समझ रहे हो ना। तो उसी के आधार पर तो अब सरकार ने यह तय किया है कि हम नया बेस ईयर रखते हैं 2022-23 को। ठीक है। अब सवाल ये होगा कि आधार वर्ष को बदलने का से क्या फायदा है। हम 11-12 ही रख लेते, जो इससे पहले था 11-12 वही रख लेते। लेकिन देखिए क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है, हम लोग के जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो ऐसे में जो पैमाना है ना, उन सबको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज ही आप देखिए ना, अभी क्या होता है। अभी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं आप, आज से 10-15 साल पहले आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे बहुत ज़्यादा। एंटरटेनमेंट आज आप मोबाइल में कर लेते हैं, लैपटॉप पे कर लेते हैं।
पहले आप सिनेमा हॉल जाते थे, सिनेमा हॉल अब कम जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तो उदाहरण है। इस तरह से हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, खेती के तरीके में भी बदलाव आ गया है बहुत सारा, ठीक है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में भी बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, तो इसके अनुसार फिर जो जीडीपी है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय है, इन सब को कैलकुलेशन करने का तरीका भी बदलना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता होगा, अगर आप लगातार करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं, तो मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत के जो जीडीपी के आंकड़े उसको सी ग्रेड दिया था, मतलब बहुत ही खराब ग्रेड, और कहा था कि ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इस भरोसेमंद से नहीं लग रहे हैं। तो यही सब वजह थी कि अब ये जो बेस ईयर है ना, उसको बदलना पड़ा है। क्लियर हो गई बात, समझ रहे होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बेस ईयर बार बार बदलना पड़ता है? हाँ, आमतौर पर जो प्रचलित जो चलन है उसके मुताबिक हर 5 साल में बेस ईयर को बदलना होता है। तो आप कहेंगे कि तो फिर 2011-12 जो बेस ईयर था, उसके बाद अब हम 22-23 ले रहे हैं, तो बहुत लंबा गैप है। तो देखिए हुआ क्या, 2016 में नया बेस ईयर लेना था, लेकिन क्या देखने को मिला, सरकार ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल सी मच गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हुआ कि चलो ये अगले साल का लेंगे। अब उस समय क्या किया सरकार ने, जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी लागू किया, उससे भी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल से मच गई, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे कईयों को फायदा भी हुआ। फिर हुआ कि ठीक है आगे करते हैं, फिर कोविड-19 आ गया। तो उस इन सब चीज़ों के प्रभाव की वजह से फिर मतलब ये जो डेटा है ना, उसके बेस ईयर को वो आगे बढ़ाते चले गए। तो अब बेस ईयर जो है ना फाइनल कर दिया गया है 2022-23। इससे पहले क्या था, 2011-12 था। बिल्कुल आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। और 2022-23 के बेस ईयर के आधार पर पहला रियल जीडीपी के आंकड़े अभी सरकार ने जारी किए हैं, और ये 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी तीसरी तिमाही के, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के, ठीक है। इससे पहले जो भी जीडीपी के आंकड़े आते थे वो 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर आते थे, और लेटेस्ट वाला वो ये अब 22-23 कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें ना कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, कई सारी चीज़ों को हटाया गया है। जैसे अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब क्षेत्रों में डबल डिफ्लेशन पद्धति को अपनाया गया है, ठीक है। निजी उपभोग के लिए COP 2018 के वर्गीकरण को उसको देखा गया है। सप्लाई एंड यूज टेबल के माध्यम से चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं दुनिया भर में जो इस्तेमाल किए थे जीडीपी को देखने की, उसको ये देखा जा रहा है। मतलब अब ये भी लोगों से के आंकड़े निकाले जा रहे हैं कि लोग अपना पैसा किस उद्देश्य से खर्च कर रहे हैं, जैसे खाद्य, पेय पदार्थ, आवास, वस्त्र, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, मनोरंजन, इन सब में कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे अब कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है, हर महीने आप ज़्यादा रिचार्ज कराते हैं ताकि आप अपडेट रह सकें, इंटरनेट पर जुड़े रहें। तो कई सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है ताकि जो इंटरनेशनल जो प्रथाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो जीडीपी जिस तरह से मापा जाता है उसमें हम भी बराबर में आए, और हमारे जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय हो सके, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इसमें एक खास डेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि जो नया बेस ईयर है ना उसके आधार पर जो हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन किया गया है 2025-26 का, उसमें ये है अनुमान कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है ना वो 345.47 लाख करोड़ रुपए इतना रहने की उम्मीद है। पिछले जो बेस ईयर थे उसके तुलना में हमारा जो जीडीपी है ना वो 3.3% जो है ना पूरी अर्थव्यवस्था का आकार वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को और समझते हैं, थोड़ा ये हो सकता है कि बोरिंग हो आपके लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स है ये, और मेरी कोशिश है कि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अब बताइएगा कैसा ये कंटेंट लग रहा है आपको। तो अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर
कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? आंसर क्या होगा? 7.8%। ठीक है, क्या है? 7.8%। ओके, तो लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं इसके। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि सरकार ने ये कैलकुलेट किया है कि अब ये तो मैंने आपको बताया तीसरी तिमाही का 7.8%, पूरे 2025-26 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है वो है 7.6%। ठीक है, 7.6%। ओके, तो ये समझ गए आप बात। तीसरी तिमाही में 7.8% जो है ना वो ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो रहने की उम्मीद है 7.6%। अब ये आंकड़ा किसने जारी किया है? एनएसओ ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया, और 27 फरवरी को। और ये एनएसओ जो है ना वो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसके अंतर्गत एक संगठन है। ठीक है, तो 2022-23 का जो बेस ईयर है ना उसके आधार पर ये जीडीपी के नए आंकड़े ये जारी किए गए हैं सकल घरेलू उत्पाद के। इससे पहले जो जीडीपी के आंकड़े जारी हुआ करते थे वो 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर हुआ करता था। ठीक है, तो अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में 7.8% रहा है, और रुपए में अगर देखेंगे उस तिमाही में, तीसरी तिमाही में जो देश की जो जीडीपी रही है तिमाही की 84.54 लाख करोड़ रुपए की रही है। ठीक है, ये रियल जीडीपी हो गई। नॉमिनल जीडीपी में विकास दर 8.9% रही है। नॉमिनल जीडीपी में जो अर्थव्यवस्था है वो 90.91 लाख करोड़ रुपए ये रही है। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क एक बार और बता दूं। रियल जीडीपी में क्या करते हैं कि एक बेस ईयर के आधार पर हम तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी जो इनकम है या आपकी इनकम है या आपके पिताजी की इनकम जो है ना, मान लीजिए कि 2012-13 में जो लेटेस्ट जो बेस ईयर है उस वक्त जो इनकम थी वो मान लीजिए 50,000 रुपये थी। ठीक है, और आज वो इनकम 80,000 रुपये हो गई है। तो ये जो वैसे तो देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, इस दौरान जो महंगाई बढ़ी है, मतलब जीवन जीने का जो लागत है वो लगातार बढ़ गई है। तो उस महंगाई को देख लेंगे कि एक्चुअल में हमारे जो 50 से 80,000 रुपये जो इनकम बढ़ी है 80 हो गया है, तो इसमें हमारा इन्फ्लेशन कितना हो गया है, मतलब महंगाई की वजह से हमारी जो 80 जा रहे हैं वो पता चलेगा एक्चुअल में वो घट के वो 60,000 थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रोथ रेट को मापा जाता है रियल जीडीपी में। नॉमिनल में क्या होता है कि पिछले साल से हम माप लेते हैं कि पिछले साल सैलरी इतनी थी और इस बार सैलरी इतनी है। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पर दिया, मतलब जीडीपी को मापने के लिए बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। इस तरीके से जो दूसरी तिमाही थी 25-26 की, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% थी, पहली तिमाही में 6.7% थी। कुछ आंकड़े आपको दूसरी जगह अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, मतलब सरकार जो है ना वो आंकड़ों में बदलाव करती रहती है। जैसे ये जो आंकड़ा है 7.8%, ये हो सकता है 6 महीने बाद सरकार कहे कि नहीं नहीं ये हम 7.9% मानेंगे, तो वो मान लेना पड़ता है, संशोधन होता रहता है। क्लियर होगी बात? तो ये जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है ना अलग अलग तिमाही में, ये आप देख रहे हैं जो संतुलित बना हुआ है, ठीक ठाक बना हुआ है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं जीवीए ग्रोथ रेट, वो जो है ना वो 7.8% देखने को मिला है। अब जीवीए क्या होता है, तो साधारण शब्दों में हम, मतलब जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। साधारण शब्दों में कहें तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। ये बताता है कि एक तय अवधि में, तिमाही या एक साल में, इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, और सब्सिडी को इससे हटा दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है।
नेशनल अकाउंटिंग के नज़रिए से देखेंगे तो मैक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स को हटाने के बाद, निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वही जीवीए कहते हैं। मुझे लगता है ये जीडीपी, जीवीए, ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस खाड़ी देश ने दुनिया भर में बर्ड फ्लू के मामलों की वजह से भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री, मीट और अंडे के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा सऊदी अरबिया। और ये फैसला सऊदी अरबिया के जो औषधि प्रशासन है, खाद्य और औषधि प्रशासन, उसी ने ये तय किया है। ठीक है, तो हालांकि कुछ देशों को छूट भी दी है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, दुनिया भर में बर्ड फ्लू यानी H5N1 उसका मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहले देख लेते हैं कि इसका असर भारत पर क्या होगा। जो द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है वो कहता है कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है, क्योंकि सऊदी अरब में ना हम लोग बहुत कम पोल्ट्री के उत्पाद जो है ना वहाँ हम भेजते थे। जिससे आंकड़ों में अगर हम देखेंगे तो कुछ आंकड़े मैंने, अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, भारत का ना 2024-25 के दौरान सऊदी अरब को जो पोल्ट्री का निर्यात हुआ है वो 79.74 टन रहा है। तो उसकी कीमत जो रही है वो $0.1 मिलियन रही है। और टोटल जो पोल्ट्री निर्यात होता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये जो बर्ड फ्लू है H5N1 ये आखिर है क्या। उसका प्रभाव देख लीजिए, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर जो सील होते हैं ना, सील, जो समुद्री सील एक जीव होता है, वो बर्ड फ्लू की वजह से बड़े पैमाने पर मर गए हैं। ओके, भारत में भी कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो अब बर्ड फ्लू से लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जानवरों को हो रहा है। तो इसलिए अभी से ही प्रिकॉशन रखना शुरू कर दिया गया है दुनिया भर में। ऐसे ही वजह से सऊदी अरब ने भी ये काम किया है। अच्छा, ये जो बर्ड फ्लू है उससे लोगों की आँख, नाक और मुंह के जरिए ये फैल सकता है। बर्ड फ्लू के जो लक्षण होते हैं, सांस लेने में परेशानी, बुखार, खांसी, लगातार गंभीर निमोनिया हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब सऊदी अरब उसने ये फैसला कर लिया है, जो खबर में भी आप देख रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरब की जो राजधानी क्या है, रियाद है। और वहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य में बर्ड फ्लू के मामलों की वजह से संजय गांधी जैविक उद्यान यानी जू, चिड़ियाघर, तो उसको आम लोगों के लिए फरवरी मार्च के में 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया अस्थायी रूप से? आंसर क्या होगा? बिहार। पता होना चाहिए, पटना में ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक उद्यान है। ठीक है, चिड़ियाघर है वो। तो पटना जू कहते हैं। 7 दिनों के लिए टिल 7 मार्च ये बर्ड फ्लू के आउटब्रेक की वजह से इसको फिलहाल बंद किया गया है आम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और बिहार में कई जगहों पर, पटना सहित बहुत सारे जिलों में, वहाँ जो इन्फेक्टेड यानी बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं उन सबको दफनाने का काम चल रहा है, उसको नष्ट करने का काम चल रहा है, ताकि लोगों को इन्फेक्शन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स को लेकर जो बैच चल रहा है, मेंबरशिप प्लान, उसमें हैप्पी होली ऑफर आ चुका है। 70% तक प्राइसेस डाउन है। कई सारे और कोर्स भी हैं, बीपीएससी के भी रिकॉर्डेड कोर्स आ चुके हैं, 72nd बीपीएससी के। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी टीचर रेलवे के लिए है, और एक आईएसपीसीएस लेवल का है। इसमें आपको पीडीएफ वीडियो टेस्ट मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। जैसे अभी जो कल वीडियो आएगा 1 मार्च को आएगा, पूरे मंथ का, फरवरी का करंट अफेयर्स, तो उसका टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा कई तरीके के।
आपको वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग मिलेंगे, वीडियो के लिंक भी लगे होंगे, आप टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर्स का कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। और ये पिछले 2 सालों का कंटेंट मिलेगा आपको, और अगले 1 साल तक 2027 तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप है इसके ज़रिए। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई ने भारतीय मूल के किस अधिकारी को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया? आंसर होगा अरविंद केसी। ठीक है, अरविंद केसी। तो 25 फरवरी को ये नियुक्ति की गई है। ओके, तो इससे पहले वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में गेमिंग विभाग में वहाँ के चीफ पीपल ऑफिसर थे। और अब वो ओपन एआई का ही चैट जीपीटी है। ठीक है, चैट जीपीटी है ओपन एआई का ही, तो वहीं पर अब इसके बन गए हैं चीफ पीपल ऑफिसर। भारतीय मूल के हैं इसलिए, और बड़े पद पर गए हैं इसलिए इसकी चर्चा कर दी है मैंने। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नेता आर नल्ला कन्नू, उनका निधन हो गया 25 फरवरी 2026 को। तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से जुड़े हुए थे, सीपीआई के लीडर थे। 101 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। कॉमरेड RNK के नाम से मशहूर थे वो। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर सीपीआई में बड़ा काम किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को जारी की, तो इसका नाम क्या है? प्रहार है इसका नाम। ठीक है, क्या है? प्रहार नाम है। फुल फॉर्म है उसका प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, एटेन्यूटिंग रेडिकलाइजेशन, अलाइंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, रिकवरी एंड रिसिलियंस। तो मतलब प्रहार नाम डालने के लिए इतना लंबा चौड़ा नाम डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये है नीति बनाई गई है कि आतंकवाद के साथ हम कैसे निपटेंगे, साइबर हमला, डार्क वेब, ड्रोन, इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए। जो लगातार चीज़ें बदल रही हैं, हमले के तरीके बदल रहे हैं, तो उन सब से कैसे निपटा जाए, ये सब चीज़ें इस नीति में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के किस या किन 2 पड़ोसी देशों के बीच में सीमा झड़प ने युद्ध जैसे हालात बना दिए और दोनों ने एक दूसरे की राजधानी पर हवाई हमले किए? आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ओके, तो ओपन वॉर हो गया है जो देख भी रहे हैं हम। 27 फरवरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई प्रमुख शहरों पर पाकिस्तान ने बमबारी की और नतीजा यह हुआ कि उधर से अफगानिस्तान ने भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और कई सारे शहरों में जवाबी हमले किए हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसको ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। मतलब अभी लड़ाई और चलेगी लगातार। इधर क्या हुआ है, एक खास बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि क्यों आखिर किया पाकिस्तान का सपोर्ट? तो देखिए, इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका जो है ना, वो अफगानिस्तान में मौजूद जो एक एयर बेस है, बहुत बड़ा एयर बेस है, उस पर कब्जा करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, जिसको 2021 में उसकी सेना ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो एयरबेस को लेकर लगातार तालिबान मना करता रहा है कि हम वो एयरबेस नहीं देंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात हो गए, तो इस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को आत्मरक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये प्यारा भारत है अपना, और ये पड़ोसी है पाकिस्तान, और ये भी हमारा ही पड़ोसी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा ना भारत से जो टच होती है वो जम्मू कश्मीर से टच होती है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है पाकिस्तान, इसकी सीमा ये है। तो एक समय में जब अमेरिकी सैनिक यहाँ पर थे अफगानिस्तान में और तालिबान एक विद्रोही के तौर पर था, तब पाकिस्तान जो है ना वो मदद करता था तालिबान को। ठीक है, अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए।
अफगानिस्तान में अभी क्या है, भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। और उस दौरान भी, शुरू में भी, जब अमेरिकी सैनिक यहाँ थे और अमेरिका परस्त यहाँ पर सरकार थी, उस वक्त पाकिस्तान को ये चिंता थी कि यहाँ भारत अपनी उपस्थिति, क्योंकि भारत लगातार डैम वगैरह ये सब बनाया जा रहा था, बना रहा था, सड़कें बना रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर रहा था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे यानी तालिबान, उनको मदद किया, उनसे दोस्ती खूब की। ठीक है। बाद में फिर तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और तब तत्कालीन जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषणा की कि अब हमारे दोस्त साथ साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान उस वक्त ये मान रहा था कि अफगानिस्तान जो है ना, वो उसके अंडर में एक तरह से रहेगा और इस पूरे इलाके में रणनीतिक गहराई बहुत मजबूत होगी पाकिस्तान की। और यही उस पाकिस्तान की जो है ना, वो जो सोच थी वहाँ गड़बड़ाई, क्योंकि जब तालिबान ने यहाँ हुकूमत शुरू किया, उसके बाद बार बार पाकिस्तान के तरफ से जो बातें आती थी वो उसे नागवार गुजरती थी। तो कई सारी वजहें हैं इस जो अदावत है और जो युद्ध शुरू हो चुका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, या कहें तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें जो कई सारी वजह हैं, उनमें एक वजह है डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन क्या है? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से टच होकर यहाँ से इस तरह से जो चल रही है, वो कहते हैं डूरंड लाइन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारा पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में ना जो सीमा रेखा है, वो 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और इसको ब्रिटिश शासन के समय 1893 में उस वक्त जो भारत के विदेश सचिव थे सर सर मोर्टिमर डूरंड, तो उन्होंने इस रेखा को खींचा था। और उस वक्त अफगानिस्तान के जो आमिर थे अब्दुल रहमान खान, तो उस वक्त उनसे और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो रेखा है ना, वो पश्तून और बलोच जनजातियों को विभाजित करती है और जो ऐतिहासिक रूप से एक ही सांस्कृतिक जातीय समूह है। अफगानिस्तान ने कभी भी इस रेखा को नहीं मान्यता दी, कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का परिणाम था। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग बना, तो उस वक्त पाकिस्तान को ये जो सीमा है ना, वो विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया और कह दिया कि ये जो पश्तूनों का अलग क्षेत्र होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान की क्या डिमांड है। अफगानिस्तान की डिमांड है कि ये यहाँ से, आप देखिए ये जो पूरा है ना इलाका, उसे चाहिए पाकिस्तान का। उसका कहना है जो पश्तून लोग हैं वो हमसे बिछड़ गए हैं, जो यहाँ पर बहुत बुरी दशा में रह रहे हैं, तो इसलिए वो इस रेखा को नहीं मानता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब मतलब अफगानिस्तान में जो अमेरिकी परस्त जो सरकार थी, उसने भी इस पर आपत्ति जताई थी। तालिबान हालांकि उस समय जब ये यहाँ लड़ रहा था अमेरिकियों से, उस वक्त तो साथ था, इस बात कोई उसने चर्चा नहीं की थी कि डूरंड लाइन वगैरह कुछ मुद्दा है। लेकिन जब 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हुआ, उसके बाद खटपट शुरू हुई। जब इसने कहा कि मेरा जो है ना वो मतलब एक तरह से इसको अपने बच्चे की तरफ मानना शुरू कर दिया तालिबान को, और तब उसने फिर सिर उठाया और कहा कि ये सब जो डूरंड लाइन है, ये सब फालतू चीजें हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसने भी ये कह दिया, तो इसकी वजह से यही यहाँ तनाव रहता है। अभी जो खबरें आ रही है ना, वो क्या आ रही है कि यहाँ से ये काबुल यहाँ पर है, यहाँ भी बमबारी की गई है इसके द्वारा। तो अफगानिस्तान ने क्या किया है कि अलग अलग मोर्चे पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं, उन सब पर कब्जा कर लिया है, उनके सैनिकों को अपनी हिरासत में ले लिया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक तो बड़ी बात, आपने ये जो विवाद जो युद्ध है उसकी जान ली
की डूरंड लाइन है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आयुष पांडे साहब ये कह रहे हैं कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा। अरे आप कितनी बार ये बातें कहोगे, आप पढ़ाई करो, देखो वीडियो। ठीक है, लाइव चल रहा है। ओके, तो दूसरी जो बड़ी वजह है ना वो है क्या, पाकिस्तान ने तालिबान को एक आश्रित सहयोगी के तौर पर व्यवहार करने की उम्मीद की थी और ये अनुमान गलत निकला। तालिबान अब अपनी स्वायत्तता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तनाव लगातार बढ़ रहा है। सीमा पर झड़पें होने लगी हैं और कई बार, मतलब ये कोई अभी इतना बड़ा युद्ध मतलब अचानक से नहीं हुआ है, ये पिछले 1-2 सालों से लगातार चल रहा है और 3-4 महीने से तो लगातार झड़पें हो रही हैं। कभी अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं या कभी पाकिस्तान के सैनिक हैं वो मारे जाते हैं और अब भीषण संघर्ष में ये तब्दील हो चुका है। तीसरी वजह क्या है, और भी वजह है कई सारी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। ठीक है, तो टीटीपी जो है ना वो, एक बार मैं, हाँ ये इस तरह से टीटीपी जो है ना वो पाकिस्तान के क्षेत्र में एक्टिव है और वो कहता है कि ये पूरा इलाका जो है ना वो बड़ा सा वो पाकिस्तान तालिबान होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैप में पे फिर चलते हैं, एक बार मैप को समझते हैं। ठीक है, तो टीटीपी का पूरा इस तरफ में यहाँ पर पूरा उसकी एक्टिविटी होती रहती है, बमबारी, आत्मघाती हमला वगैरह वगैरह, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और इस तरफ जो बलूचिस्तान है तो बलूच जो विद्रोही हैं वो यहाँ पर हमला करते रहते हैं। मतलब कि पाकिस्तान जो है ना वो खुद में बहुत ही मतलब बुरी दशा में अभी वो झेल रहा है। मतलब आतंकवाद बहुत भयानक चरम पर है और एक तरफ तो भारत से उसका टकराव रहता ही है, यहाँ भी सेना रखनी है, यहाँ भी सेना रखनी है। और टीटीपी जो है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो इनके सैनिकों को मार डालता है। इधर से जो इस क्षेत्र के जो विद्रोही हैं वो इधर मार डालते हैं। तो ये जो लगातार कई सारे चीज़ों में उलझा हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको सहयोग दिया जा रहा है अफगानिस्तान के जो अभी तालिबान सरकार है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब भारत ने क्या कहा है, भारत ने साफ तौर पर ये बातें कही हैं। उसके हाँ ये देखिए, अब इंडिया ने कंडेम किया है पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसका। देखिए अभी आगे और बताऊंगा मैं कि किस तरह से मिलिट्री पोजीशन किसकी कितनी है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत सरकार का क्या ओपिनियन है। तो भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के द्वारा जो हवाई हमले किए जा रहे हैं उसकी कड़ी निंदा की है। भारत ने इन हमलों को पाकिस्तान के द्वारा अपनी आंतरिक जो विफलता है उसको बाहरी रूप देने का एक प्रयास बताया और कहा है भारत ने कि अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता है, वो उस पर हमारा समर्थन लगातार रहेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, जिनकी तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि भारत जो है ना वो रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान का जो हवाई हमला है उसकी कड़ी निंदा करता है और इसके फलस्वरूप वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों, महिलाओं, बच्चों, इन सब की मौत हुई है। और उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया का जवाब भी दिया, कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा जो अपनी आंतरिक विफलता है वो है। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने इस पूरी जो घटना हुई है उसको लेकर भारत को दोषी ठहराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि भारत जो है ना वो अफगानिस्तान में जाकर वहाँ पर उसको मतलब प्रोत्साहित कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, जबकि भारत का ये कहना है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की जो अपनी आंतरिक विफलता है उसका दोष भारत पर डालने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो भारत जो है ना वो अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता है, स्वतंत्रता है, उन सबको का समर्थन बहुत दोहराता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सैन्य बल है उसकी क्या स्थिति है। तो ये देखिए, अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, वो न्यूक्लियर संपन्न देश है। तो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, मतलब इतने परमाणु हथियार उसके पास है। अफगानिस्तान के पास नहीं है।
अगर सैनिकों की स्थिति देखेंगे तो 6,60,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, यानी एक्टिव सैनिक हैं पाकिस्तान के पास, और अफगानिस्तान के पास 1,72,000 लड़ाके हैं। इन सब लड़ाकों को ना बहुत ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग है नहीं एक्चुअली, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जो मेजर चीज़ चाहिए अभी इस वक्त, जो लड़ाई का जो क्षेत्र है वो वायु वाला मामला जो है ना वो बहुत तेज है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी देखा आपने कि सीधे तौर पर सैनिक नहीं लड़ने गए, बल्कि हवा से युद्ध, हवा में युद्ध हुआ, ठीक है, मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए युद्ध हुआ। तो अगर देखेंगे हेलीकॉप्टर, तो पाकिस्तान के पास 650 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं और 260 अदर हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पास देखेंगे तो जो फाइटर जो हेलीकॉप्टर है वो करीब करीब 23 हेलीकॉप्टर के आसपास है, उसमें भी नॉर्मल हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट तो है ही नहीं। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये एयरक्राफ्ट की बात है, नहीं फाइटर जेट की बात हो रही है, वो तो ढेर सारे हैं, इनके पास एक भी नहीं है। अगर टैंक की भी बात करेंगे तो उसके पास लेटेस्ट टैंक है, 10 साल 20 साल पुराने हैं। लेकिन इनके पास जो ना सोवियत एरा के, सोवियत संघ जब था उस समय के जो पुराने टैंक पड़े हुए हैं वो सब इसके पास हैं। ऐसे में क्या है ना कि अफगानिस्तान पर जो तालिबान का शासन है वो लड़ तो रहा है, लेकिन इस वक्त उसके पास सैन्य ताकत, सैन्य क्षमता उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने क्या किया है, तालिबान ने, कि ड्रोन का जुगाड़ कर लिया। और इधर से क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है ना वो हवाई हमला कर रहा है, F-16 जो विमान है उसके जरिए जाके बमबारी कर रहा है। उधर से चूंकि उसके पास तो विमान है नहीं अफगानिस्तान के पास, तो वो क्या कर रहे हैं तालिबान के लोग कि वो वहां से ड्रोन भेज रहे हैं। ड्रोन उनके पास आ गया है इस लड़ाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को बढ़ावा देना। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो देश में जो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, योगदान है, उसका जश्न मनाना। और ये दिन रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज को भी समर्पित है। 28 फरवरी 1928 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसको रमन प्रभाव कहा जाता है। और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो रमन प्रभाव की खोज की वजह से ही भारत में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव है क्या? जब प्रकाश की किरणें अलग अलग चीज़ों से टकराती हैं, गुजरती हैं, तो तरंगों के बिखरने के साथ साथ उनकी जो स्पीड है उस पर जो असर होता है, यही रमन प्रभाव होता है। जैसे प्रिज्म से अलग अलग रंगें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2026 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 28 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो दुर्लभ रोग दिवस है ये, हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। उद्देश्य ये कि दुर्लभ बीमारियों की जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और हाँ, अभी होली ऑफर आ चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।